हेलो एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर हम आपको अम्ल, क्षारक एवं लवण के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में बताएंगे। किस प्रकार कौन कौन से क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से हमारे एचबीएससी के अंदर जो है आते हैं। हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से जो पेपर सेट किए जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वहाँ पर आते हैं। आज उन क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अम्ल और क्षारक एवं लवण वाले चैप्टर से पहला प्रश्न हमारे पास है। पहला प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। प्यारे बच्चों, जो पीतल और तांबे के बर्तन हैं, पीतल जो है एक मिश्र धातु है और तांबा क्या है, एक धातु है। आपने इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि धातुएं किस प्रकार अम्ल से क्रिया करती हैं। पीतल और तांबा, पीतल में धातु है और तांबा खुद एक धातु है। दही एवं खट्टे पदार्थों में क्या होता है, दही एवं खट्टे पदार्थों में क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, यानी धातु अम्ल से जब क्रिया करती है, आपको पता है क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ जो लवण बनता है यह एक विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, यानी पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पीतल एवं तांबा धातु के रूप में है। दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल की उपस्थिति होती है, तो धातु अम्ल से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाती है, एक विषैला लवण बनाती है, जिसको खाना हमारे लिए हानिकारक होता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। तो ये पहला प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये धातु अम्ल के साथ क्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं और जिनका हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दूध एवं दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। लवण भी बनता है और कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि धातु अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। प्यारे बच्चों, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, क्योंकि अम्ल जल में घुलने के बाद आयन उत्पन्न करता है, आयन उत्पन्न करता है। अम्ल जल में घुलने के बाद आयन उत्पन्न करता है। इन आयनों की उपस्थिति की वजह से ही अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। उस जलीय विलयन में आयन के ऊपर या तो पॉजिटिव आवेश होगा, धनावेश होगा या ऋण आवेश होगा, और ऋण आवेश या धनावेश की उपस्थिति की वजह से ही, उनकी गति की वजह से ही ये अम्ल का जलीय विलयन क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। देखो, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है
और शुष्क ही हमारे पास लिटमस पत्र है, शुष्क ही लिटमस पत्र है। ठीक है, यानी ना तो यहाँ जल है और ना ही यहाँ जल है, यानी ये भी शुष्क है और ये भी शुष्क है। प्यारे बच्चों, किसी HCl गैस का आयनीकरण कब होता है? किसी HCl गैस का आयनीकरण जल की उपस्थिति में होता है। यानी ये H पॉजिटिव आयन कब उत्पन्न करेगा? जब ये जल से क्रिया करेगा, यानी जब यहाँ पर जल होगा। यानी HCl गैस हाइड्रोजन आयन तब उत्पन्न करेगा जब जल की उपस्थिति होगी। अब ये H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करेगा तो ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं करेगा। जब ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं करेगा, इसलिए ये शुष्क लिटमस पत्र के रंग को भी नहीं बदलेगा, क्योंकि जल ना तो यहाँ है और ना ही यहाँ है। जल की अनुपस्थिति में HCl गैस हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती, जिसकी वजह से ये शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती। यही कारण है कि शुष्क HCl गैस अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं करती। नेक्स्ट है हमारे पास, अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित क्यों करते हैं कि अम्ल को जल में घोलना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को? क्या कारण है? प्यारे बच्चों, पहले भी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि अम्ल के अंदर हमने जल नहीं डालना है, ये गलत तरीका है। क्या करना चाहिए? हमने जल के अंदर अम्ल डालना चाहिए। किसी अम्ल को तनुकृत करते समय, तनुकृत का मतलब डाइल्यूट करते समय, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अम्ल में जल ना डालें। क्या करें? जल के अंदर अम्ल डालें। क्यों? क्योंकि किसी अम्ल को तनुकृत करने की जो प्रक्रिया है वो ऊष्मा अक्षेपी है। ऊष्मा अक्षेपी का मतलब इस प्रक्रिया के दौरान इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि वह जलीय विलयन, वो अम्ल का जलीय विलयन उछलकर आपके चेहरे पर भी गिर सकता है, जिसकी वजह से चेहरा जल सकता है। और उतनी ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण जिस बीकर में आप वो विलयन बना रहे हैं वो बीकर भी टूट सकता है। इस दुर्घटना से बचने के लिए हम सलाह देते हैं कि अम्ल को जल में डालना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को। यहाँ एक मुख्य कारण यह भी है कि जब हम अम्ल को जल में डालते हैं धीरे धीरे, तो उत्पन्न ऊष्मा जल अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से हम दुर्घटना से बच सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राकृतिक स्रोतों में कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं? जैसे सिरका के अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरका एक प्राकृतिक स्रोत है। जैसे टमाटर भी एक प्राकृतिक स्रोत है, सब्जी है हमारी जो सब्जियों के अंदर डालते हैं मसाले के रूप में। सिरके के अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। टमाटर में टी से याद रखेंगे, टमाटर में क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में होता है सीट्रिक अम्ल होता है। हमारा प्रश्न क्या है? विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों के अंदर कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं? जैसे सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सीट्रिक अम्ल होता है। मौसमी है, संतरा है, इनमें भी कौन सा अम्ल होता है? सीट्रिक अम्ल होता है। दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है? दही किससे बनी है? दूध से। और दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? लैक्टोज। लेकिन जब दूध दही में बदल जाता है तो दूध में उपस्थित लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में
बदल जाता है। कौन सा एंजाइम बदलता है उसको? लैक्टोबैसिलस नाम का एंजाइम लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। यानी दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, आगे है अमरूद के अंदर कौन सा होता है? अमरूद में कौन सा? इसमें भी ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ठीक है, और है हमारे पास इमली के अंदर कौन सा होता है? इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। इमली का इंग्लिश में नाम होता है टैमारिंड। याद रख लेंगे, टी से टैमारिंड और टी से टार्टरिक अम्ल। ठीक है, टी फॉर टैमारिंड और टैमारिंड में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। आगे है चींटी का डंक। जो भूरी कीड़ी होती है, आप कीड़ी बोलते हैं, हम बोल देते हैं भूरी चींटी। चींटी जब डंक मारती है तो हमारे शरीर में कौन सा अम्ल जो है प्रवेश करता है? वो होता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल प्रवेश करता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम है मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, एक है नेटल का डंक। अगर नेटल भी डंक मार ले, नेटल का जो डंक है, अगर ये नेटल डंक मार ले तो डंक में हमारे शरीर के अंदर कौन सा अम्ल प्रवेश करता है? उसमें भी फॉर्मिक अम्ल जो है प्रवेश करता है। फॉर्मिक अम्ल ही प्रवेश करता है। फॉर्मिक अम्ल का नाम क्या है? मिथेनोइक अम्ल है। तो इस प्रकार विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों के अंदर विभिन्न प्रकार के ये अम्ल उपस्थित होते हैं। ये आपने अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, आपके पास दो विलयन हैं, ए और बी। विलयन ए और बी हैं। ये परखनली ए के अंदर है, ये परखनली बी के अंदर है। इसकी आपको पीएच दे रखी है, इसकी पीएच 6 दे रखी है, इसकी पीएच जो है 8 दे रखी है। तो कहता है ए विलयन और बी विलयन की प्रकृति बताइए। इसकी प्रकृति बतानी है कि इनमें से कौन सा अम्लीय है और कौन सा अक्षारीय है। प्यारे बच्चों, हमने आपको बता रखा है जिस विलयन की पीएच 7 होती है वह उदासीन होता है, और जिसकी पीएच जो है 7 से कम होती है वह अम्लीय होता है, और जिसकी पीएच जो है 7 से ज़्यादा होती है वह अक्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसकी पीएच कितनी है? 6, यानी 7 से कम है, इसलिए ए जो है हमारा अम्लीय प्रकृति का है, और बी की पीएच 7 से ज़्यादा है यानी 8 है यहाँ पर, तो बी कैसा है? अक्षारीय प्रकृति का है। तो हमने ए और बी की प्रकृति बतानी थी, तो इस प्रकार आप प्रकृति बता सकते हैं। ये चीज़ आपकी याद होनी चाहिए। पीएच 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तो अक्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, अगर 7 है तो उदासीन। ठीक है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है, किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का किसी विलयन की प्रकृति पर क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का किसी विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा हो गई, अगर हाइड्रोजन आयन की संख्या किसी विलयन में ज़्यादा हो गई तो वह प्रबल अम्ल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयन की संख्या उस जलीय विलयन में कम है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब वह दुर्बल अम्ल की तरह बिहेव करेगा। यानी जिस जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है वह अम्ल दुर्बल होता है, और जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है वह अम्ल प्रबल अम्ल होता है।
ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अक्षारीय विलयन में H पॉजिटिव आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह अक्षारीय क्यों होते हैं? प्यारे बच्चों, किसी अक्षारीय विलयन में भी H पॉजिटिव आयन हो सकते हैं। अक्षारीय विलयन में भी H पॉजिटिव आयन हो सकते हैं, लेकिन वो अक्षारीय प्रकृति के ही होते हैं। क्यों? प्यारे बच्चों, जैसे हमारा ये अक्षार है, अक्षार किस वजह से होता है? OH नेगेटिव आयन की वजह से होता है। इस अक्षार के अंदर कहता है H पॉजिटिव आयन हो सकते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति अक्षारीय ही रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की संख्या H पॉजिटिव आयन से अधिक होगी, इसीलिए इनकी प्रकृति कैसी रहेगी? अक्षारीय। अक्षारीय विलयन में भी H पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन वो अक्षारीय प्रकृति के ही होंगे, क्योंकि वहाँ पर OH नेगेटिव आयन की संख्या H पॉजिटिव आयन की संख्या से अधिक होती है। यही कारण है कि अक्षारीय विलयन में भी H पॉजिटिव आयन हो सकते हैं, लेकिन संख्या किसकी ज़्यादा रहेगी? OH नेगेटिव आयन की ज़्यादा रहेगी। प्यारे बच्चों, आगे हैं हमारे पास CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम। प्रचलित का मतलब जो हम अगर मार्केट के अंदर खरीदते हैं तो किस नाम से बिकता है ये? इसका नाम है विरंजक चूर्ण। क्या नाम है इसका? विरंजक चूर्ण। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। नेक्स्ट है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। क्या है उस पदार्थ का नाम जो क्लोरीन गैस से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाए, यानी CaOCl2 बनाए? कैसे बनता है ये क्लोरीन गैस जब शुष्क भुजे हुए चूने से क्रिया करेगी। तो ये इस पदार्थ का नाम क्या है? शुष्क भुजा हुआ चूना। तो उस पदार्थ का नाम बताइए जिससे क्लोरीन गैस अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करती है। तो उस पदार्थ का नाम क्या है? शुष्क भुजा हुआ चूना। शुष्क भुजा हुआ चूना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने करना है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? अभी पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यह वह रासायनिक पदार्थ है जो जल की कठोरता को कम करने में उपयोग आता है। यानी कठोर जल को मृदु करने में किसका उपयोग होता है? वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जल के साथ अभिक्रिया 1/2 वाटर के साथ जब क्रिया करेगी, ये POP जब जल के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगा? एक कठोर ठोस पदार्थ बनाएगा जिसका नाम क्या है? जिप्सम। क्या है? जिप्सम। तो एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसके बाद हमारे पास अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, जैसे पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए, ये हमने आपको बता दिया है। आगे है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? अभ्यास का 14वां क्वेश्चन। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और अक्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करें, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण है जैसे एक अक्षार है, एक अम्ल है, दोनों अगर अभिक्रिया करें तो क्या बनाते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये अक्षार जब अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक
क्वेश्चन आता है ताजे दूध का पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होता है। प्यारे बच्चों, अगर ताजे दूध का पीएच मान 6 है, ताजे दूध का पीएच मान अगर 6 है तो दही बन जाने पर इसका पीएच मान क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा पीएच में। अब दूध दही में बदल रहा है, दही कैसी होती है, खट्टी। खट्टी का मतलब उसमें किसकी उपस्थिति हो गई है, अम्ल की। और कौन से अम्ल की, लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति हो गई है। और अम्ल की पीएच क्या होती है, 7 से कम। इसकी तो पहले ही 6 है, लेकिन अब जैसे ही दूध दही में परिवर्तित होगा तो इसकी पीएच क्या होगी, 6 से और कम हो जाएगी। अधिक तो होने से नहीं, क्या होगी, कम। यानी पीएच जो मान है, दही बनने पर पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दही बनने पर पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसा जिस दूध को दही में बदलने के लिए उसमें हम एंजाइम डालते हैं या कोई अम्ल डालते हैं, जैसे नींबू की 1 या 2 ड्रॉप डाल देते हैं या लस्सी की 1 या 2 ड्रॉप डाल देते हैं, तब वो दूध दही में बदल जाती है। तो उसकी उपस्थिति में, उस अम्ल की उपस्थिति में वो लैक्टोबैसिलस एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और तब जो है वो लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि वो दूध दही में कैसे बदल रहा है। दूध को दही में बदलने के लिए हमें बाहर से एक रासायनिक पदार्थ डालना पड़ता है, जैसे नींबू की 1 या 2 ड्रॉप, जैसे लस्सी की 1 या 2 ड्रॉप डालनी पड़ती है। और उनमें क्या है, अम्ल है। अम्ल की उपस्थिति में लैक्टोबैसिलस एंजाइम एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, तब दूध दही में परिवर्तित होता है। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों मिलाता है। प्यारे बच्चों, दूध के अंदर बेकिंग सोडा इसलिए मिलाया जाता है कि वह दूध लंबे समय तक खराब ना हो। क्योंकि अगर हम दूध को बेकिंग सोडा नहीं डालते हैं तो कुछ समय पश्चात उसमें उपस्थित लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में बदलना प्रारंभ हो जाता है। अब जब लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा तो दूध खट्टा हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम उसमें क्या डाल रहे हैं, बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। बेकिंग सोडे की प्रकृति कैसी है, अक्षारीय है। अगर उसमें अम्ल बनेगा, उस अम्ल के बनने को रोकने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए हम उसमें क्या डाल रहे हैं, बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। ठीक है ना। जब तक वह अम्ल उस बेकिंग सोडा को उदासीन नहीं करेगा पूरी तरह से, तब तक वह दूध दही में नहीं बदलेगा, तब तक वह दूध खराब नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ग्वाला जो है दूध के अंदर जो है बेकिंग सोडा डालता है। ठीक है। एक क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखते हैं। ये प्रश्न भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो पीओपी है वह जल से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जल से क्रिया करके क्या बनाता है, एक कठोर ठोस पदार्थ बना लेता है जिसका नाम है जिप्सम। क्या नाम है, जिप्सम। इसीलिए पीओपी को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। ठीक है भाई। एक है हमारे पास 5 विलियन है हमारे पास। 5 विलियन कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। 5 विलियन है ए, बी, सी और डी, ई। ए की जो पीएच दे रखी है, इसकी पीएच दे रखी है 4, इसकी पीएच दे रखी है 1, इसकी पीएच दे रखी है 11 और इसकी 7 और ई विलियन की पीएच दे रखी है 9। वो कहता है कौन सा विलियन उदासीन है। पहला क्वेश्चन पूछा उसने, इनमें से कौन सा विलियन उदासीन है। तो कौन सा विलियन उदासीन होता है, जिसकी पीएच 7 होती है। तो 7 किसकी है, डी की। तो ये जो विलियन है डी, ये क्या है, उदासीन है। दूसरा प्रश्न इसी में पूछा उसने, कौन सा प्रबल अक्षार है।
प्रबल अक्षार, अक्षार की पीएच क्या होती है? पीएच जो है अगर 7 से ज़्यादा है तो वो अक्षार्य होते हैं। अगर 7 से बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने सोरेनसन ने 909 में एक स्केल दिया था जिसका नाम था पीएच स्केल, जिस पे वैल्यू होती हैं 0 से 14, ठीक है। अगर 7 से इस साइड में जाएंगे 14 की साइड में तो अक्षार्य प्रकृति प्रबल होती जाएगी, प्रबल अक्षार बनते चल जाएंगे, उसकी प्रकृति प्रबल होती चल जाएगी। लेकिन जैसे 7 से कम होगी तो अम्ल की प्रकृति जो है वह प्रबल होती चल जाएगी। इस दिशा में अम्ल प्रबल होता जाएगा, उस दिशा में अक्षार प्रबल होता जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब देखिए कौन सा प्रबल अक्षार है। ये 11 हैं और ये 9 हैं, तो 8, 9, 10 और यहाँ पर 11। तो 11 और 9 में ज़्यादा प्रबल अक्षार कौन सा है? जिसकी पीएच ज़्यादा होगी, तो ये प्रबल अक्षार होगा जिसकी पीएच 11 है, प्रबल अक्षार्य प्रकृति होगी, ठीक है। और जिसकी 9 है उसकी अक्षार्य प्रकृति होगी, अक्षार्य, ठीक है ना। ये अक्षार्य प्रकृति का है, अक्षार्य प्रकृति का तो ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा प्रबल अक्षार है क्योंकि इसकी पीएच ज़्यादा है, ठीक है ना। इस साइड में अक्षार की प्रबलता बढ़ती जाएगी, तो ये 9, 10, 11, 11 9 के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रबल होगा। ये प्रबल अक्षार है, ये अक्षार्य है, ये उदासीन है। फिर कहता है भाई इनमें से दुर्बल अम्ल कौन सा है? दुर्बल अम्ल। अब अम्ल की प्रकृति 6, 5, 4, 3, 2, 1। अम्ल की प्रकृति इधर प्रबल हो रही है, तो 4 पहले आता है, 1 बाद में आता है, तो 1 वाला, ये 1 वाला अधिक प्रबल होगा, 4 वाला कम प्रबल होगा, यानी ये अधिक प्रबल अम्लीय प्रकृति का होगा और ये अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है। ये अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति के तो दोनों हैं, लेकिन ज़्यादा प्रबल प्रकृति का कौन सा होगा? ये 1 वाला, क्योंकि 1 कहाँ है? इस साइड में, इधर प्रबलता बढ़ती जाती है, ठीक है। इस प्रकार जो है आप इनके उत्तर दे देंगे। ये दुर्बल अक्षार्य प्रकृति का है, ये प्रबल अक्षार्य प्रकृति का है, ये उदासीन प्रकृति का है, ये अधिक प्रबल अम्लीय प्रकृति का है, और आप इसको बोल सकते हैं ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति का विलयन है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, आश्वित जल विद्युत का चालन करता है, आश्वित जल विद्युत का चालन नहीं करता लेकिन वर्षा का जल करता है। आश्वित जल, आश्वित जल का मतलब है, आश्वित जल का मतलब है शुद्ध जल, और शुद्ध जल का मतलब है जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, ठीक है। लेकिन जो वर्षा का जल है, वर्षा का जल पृथ्वी पर आते आते अनेक प्रकार की गैसों से अभिक्रिया करता है, जिसकी वजह से इसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ जो हैं इसमें उपस्थित होती हैं, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि उपस्थित नहीं होती। तो इसी वजह से आश्वित जल विद्युत का चालन नहीं करता, और ये वर्षा का जल इन अशुद्धियों की उपस्थिति की वजह से क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। प्यारे बच्चों, वर्षा जल नीचे आते आते सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, अनेक प्रकार की गैसों से अभिक्रिया करके अम्ल भी बनाते हैं, ठीक है, और दूसरे रासायनिक पदार्थ भी बनाते हैं। और अम्ल जब जल में घुलता है तो वो आयन उत्पन्न करता है, और आयन जब उत्पन्न करता है तो जहाँ भी आयन की उपस्थिति है तो वो क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। हमने बताया था आपको, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? आयनों की उपस्थिति की वजह से। इसी वजह से जो वर्षा जल है इन अशुद्धियों की वजह से ही जो है विद्युत का चालन करता है। आश्वित जल नहीं करता क्योंकि इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस पाठ के, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।